जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जनाब हशमतुल्लाह खान साहब। उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ज़ोन की तरफ से उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और हमें उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका दिया। आपके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि आपने साइकोलॉजी से पीएचडी किया है और मास्टर्स आप जो है मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, मास्टर लाइफ कोच, मास्टर ईएफटी एंड रेकी मास्टर की हैसियत से अपनी खिदमात को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ रिनोवेट माइंड लाइफ कोचिंग के सीईओ भी हैं। हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह पहले हम जनाब हशमतुल्लाह खान साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। उसके लिए आप तमाम हज़रात अपने सवालात जो है मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो बिला ताख़िर मैं जनाब हशमतुल्लाह खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये इंग्लिश और उर्दू मिक्स रहेगा, राइट? जी, जी। जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। तो मुझे मालूम नहीं कि ऑडियंस किस तरह के हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टली ऑन द टॉपिक। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिकोडिंग मेंटल हेल्थ। तो ये टॉपिक मैं यहाँ से दे रहा हूँ सऊदी अरब से, और हमारे दोस्तों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जो एएमयू के दोस्तों ने जो इसको ऑर्गेनाइज किया। और ये बहुत ही राइट टॉपिक है। इस एतबार से राइट टॉपिक है कि इस पेंडेमिक में मेंटल हेल्थ को बहुत एग्जैक्टली रखना और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रैक्टिस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसको डिकोड करने का आज फार्मूला मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बहुत सिंपल फार्मूला है, इंशाल्लाह उसके बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट पर हम गौर करेंगे, किस तरह से हम इसको डिकोड करेंगे इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये इंटरेक्टिव सेशन बने। आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में मैं जब भी कोई सवाल करूं तो आप उसका जवाब दें। सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि स्क्रीन पे जो आपको गिलास नजर आ रहा है, इस गिलास का मतलब आपकी नजर में क्या है? आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिखें, जो आपके दिमाग में पहली बात आती है वो लिखते चले जाइए। ये जो ग्लास आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके चार्ट्स को भी देखता चलूं, चार्ट को। वाओ, जी। तो राइट, गो अहेड, प्लीज लिखते चले जाइए। जिसको जो भी जहन में आ रहा है वो खोलें और अपना लिखें। इट इज हाफ एम्प्टी, हाफ फुल, बहुत ग्रेट, बहुत खूब। हाफ फिल्ड, जी। और क्या चीज हो सकती है? सोचते चले जाइए, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना वो एक प्रोसेस का नाम है। ऐसा नहीं है कि वो आपको जस्ट मैं कुछ दे दूं और आपको वो तमाम चीजें आ जाएंगी, बल्कि ये प्रोसेस है जो ड्यूरिंग प्रोसेस में आपको बहुत सी चीजें आप सीखेंगे। पानी मौजूद है, हाफ वैक्यूम है, हाफ एम्प्टी है, ग्रेट, बहुत खूब, बहुत खूब। क्लियर वाटर, गुड, गुड वन, गुड वन। डिस्टिल वाटर, क्लियर वाटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। अगर आप उसको कुछ और माने देना चाहें, यानी कि प्रोब में आप लिखना चाहें या फिर कुछ उसको सिनोनिमस देना चाहेंगे, तो क्या हो सकता है? जैसे मिसाल के तौर पर ट्रांसपेरेंसी को वो पेश करता है। और क्या हो सकता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ वाटर? पानी का डिफॉल्ट स्टेट क्या है? कोई बता सकते हैं आप में से कि पानी का जो डिफॉल्ट स्टेट है वो क्या है? जैसे अभी अगर किसी पानी में पत्थर मारेंगे तो एट द एंड क्या होगा? कुछ देर के लिए वो इर्तियाश होगा, उसमें कुछ हलचल होगी, और उसके बाद क्या होगा? हाफ H2O और CO2, अच्छा O2, वेरी गुड, सिंक, स्टिल, ओके, स्टिल। तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पानी में पत्थर मारा जाएगा तो पानी जरी देर के लिए उसमें तलातुम आएगा, हिलेगा, देन फाइनली वो क्या होगा? वो स्टिल हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। वो उसका जो डिफॉल्ट स्टेट है वो है एक जगह पर ठहर जाना, रुक जाना। और उसमें तब्दीली तब होती है जब उसमें कोई हलचल, तब होती है जब उसमें कोई पत्थर डाला जाता है या कोई चीज डाली जाती है। तो इसी तरह हमारे मेंटल हेल्थ का डिफॉल्ट स्टेट क्या है, या कहेंगे कि इमोशंस का डिफॉल्ट स्टेट क्या है? अब एक बच्चे को देखिए, उसका डिफॉल्ट स्टेट क्या है? एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है 1 साल का, 2 साल का है, तो उसका डिफॉल्ट स्टेट क्या है? आप कहेंगे कि भाई वो हमेशा खुश रहता है, जरी देर के लिए रोएगा दूध वगैरह के लिए और फिर वो खुश रहेगा। हमेशा देखेंगे हैप्पी इज द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानों का जो डिफॉल्ट स्टेट है वो हैप्पी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम में से बेशतर लोग हैप्पी को तलाश करते हैं दुनिया भर में, जिंदगी भर तलाश करते हैं। जैसे ही वो कमाना शुरू करते हैं, बुढ़ापे की एज तक हैप्पीनेस को तलाश करते रहते हैं आदमी।
लेकिन जबकि वो हैप्पीनेस जो है ना इंसान का डिफॉल्ट स्टेट है, और उस बच्चे के जरिए से आप उस चीज को अखज़ कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को डिकोड करेंगे। तो आपसे सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिकोड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ? आपके जहन में क्या ये है कि ऐसी कौन सी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके क्या कहेंगे कि माइंड को डिकोड कर सकती है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बना सकती है? क्या हो सकता है, जरा आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में लिखें जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देने जा रहा हूं यहाँ पर। ओके सर, गुड वाइब्स, ओके, फेथ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफिकल्टी, खिनात, ओके, पॉजिटिव वाइब, जिक्र, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दोस्तों ने बहुत पॉजिटिव बात बताई। कुरान में ये आयत आती है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिनों को इत्मीनान पहुंचता है। बेसिकली जो है डिस्टर्ब माइंड जो होता है उसका रिजल्ट जो है डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ के तौर पर आउटपुट आता है। इमाम गजाली कहते हैं कि ये हार्ट को ले लीजिए आप, नफ्स को ले लीजिए या दिमाग को ले लीजिए, तीनों है डिफरेंट अंदाज में रिप्रेजेंटेशन किया गया, कुरान में हो या दूसरी जगहों पर, तो डिफरेंट अंदाज में उसको रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो यहाँ पर जो है खुलूब के तौर पर उसका नाम लिया गया है। तो अल्लाह के जिक्र के जरिए से इंसानों के दिलों को जो है इत्मीनान मैसर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझे कि अगर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रैक्टिस करना है या इसको डिकोड करना है तो द बेस्ट वे जो है ना अल्लाह का जिक्र है, और वही जो है आपके अंदर जो है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकता है और उसी के जरिए से आ सकता है। आप ये कह सकते हैं कि सरचश्मा है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का। तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है क्या चीज। लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। इट इज नॉट द पीपुल आर आइदर मेंटली स्ट्रांग और मेंटली वीक, यानी कि लोग जो है वो मेंटली स्ट्रांग मेंटली वीक ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कहते हैं कि भाई आदमी मेंटली स्ट्रांग है, ये आदमी मेंटली वीक है, ये एक्चुअली आदमी खुद से बनाता है, और उसके लिए तीन चीजें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंसान के लिए? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशन, मैनेज योर थॉट एंड बिहेव इन ए ब्यूटीफुल मैनर। आपका बिहेवियर जो है बहुत ही पॉजिटिव हो डिस्पाइट ऑफ एनी सरकमटेंस। कोई भी आपको सरकमटेंसेस हो उसमें आपका इमोशन किस तरह से रेगुलेट हो रहा है, आप किस तरह से अपने थॉट्स को मैनेज कर पा रहे हैं, और आपका बिहेवियर कैसा है, आपका मैनर कैसा है, पॉजिटिव मैनर आपके हैं या नहीं है किसी भी सिचुएशन में। समझिए कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, राइट्स हो चुके हैं, या फिर ये ले लीजिए कि कहीं पर बहुत दंगा फसाद हो चुका है, या कोई और चीज आप ले लीजिए कि भूखमरी का आलम है, अभी आप पेंडेमिक को ले लीजिए, कि इसमें आपके इमोशंस किस तरह से रेगुलेट हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से आपके थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, कंटिन्यूअसली पेंडेमिक 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 के बारे में सोच रहे हैं, या कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, या आपके अंदर जो फियर की कैफियत आ रही है, वो फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं, ये क्या हो रहा है? अब इसको बंद कर दीजिए बेटा, लाइट, अच्छा नहीं, बंद कर दीजिए। तो ये थॉट्स जो है ना वो आपके पास कैसे आ रहे हैं, और फिर उसकी वजह से आप क्या एक्शन ले रहे हैं, ये डिफाइन करेगा आपके सिलसिले में कि आप किस तरह से हैं और कहां पर हैं। राइट, हम आगे बढ़ते हैं। सर, जी सर, एग्जैक्टली सर, यस सर, कुछ आ रहे नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। गुड। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें जो आता है वो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज वन ऑफ द पिलर, और उसमें ये होता है कि आपके जो मूड के डिसऑर्डर्स हैं, मैक्सिमम जो मूड के डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह जो है वो जेनेटिक्स होती है। मूड के डिसऑर्डर में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना, या फिर ये कि कभी कभी जो है आदमी जो है सैडनेस का शिकार हो जाना, या फिर इसी तरह जो है एंजाइटी का शिकार हो जाना। ये जो मूड के डिसऑर्डर हैं इसकी बेसिक ज्यादातर वजह ये होती है कि आदमी जो है वो जेनेटिकली उसका रूट होता है। और इसमें हम ये कहते हैं कि साइंस यहां तक तरक्की की है कि जैसे ही रूह आती है 4 माह के बाद, अभी बच्चा पेट में ही होता है, माँ का जो ऑब्जर्वेशन होता है चीजों को लेकर के वो रिफ्लेक्ट करता है बच्चे के मूड पर। अगर माँ जो है उस दौरान में, प्रेगनेंसी के दौरान में जो है बहुत चिड़चिड़ापन था, तो बच्चे के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर माँ के अंदर जो है वो कैफियत हो कि वो हैप्पीनेस में थी, पीस थी, लव उसके अंदर था, तो वो बच्चे के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो आप समझिए कि उसका रिफ्लेक्शन की वजह यही है कि वो
उस दौरान में उसके अंदर वो कैफियत हुई थी। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से गुस्सा और बहुत सी चीजें जो बाद में उम्र के दूसरे दौर में भी वो एक्वायर करता है, और उसको कहते हैं पर्सनालिटी बिल्डअप। एक आदमी की पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए वो चीज होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है आदमी रियलिस्टिक है, या इरेशनल या रैशनल आदमी है, या फिर जो है अनरियलिस्टिक कोई आदमी बात करता है, उसकी पर्सनालिटी में हम देखते हैं कि उसका बहुत ज्यादा असर नजर आता है। तो इसकी वजह यह है कि उसने वो नॉलेज को अक्वायर किया है एक्सपीरियंस के जरिए से। तो ये पर्सनालिटी का उसका जो है शाखसा बन जाता है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर हमेशा देता हूं कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको जब सवाल करता हूं कि आपके अंदर गुस्सा निकालना है, तो अगर निकाल देंगे तो क्या बनेगा आपको, तो वो धीरे धीरे के लिए सोचते हैं और कहते हैं कि अगर गुस्सा निकल गया तो फिर मैं कुछ नहीं रहूंगा, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि गुस्से वाला आदमी है। तो हमने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप किया है कि लोग हमको समझते हैं कि ये तो बहुत गुस्से वाला आदमी है, और हमारी आइडेंटिटी ही वो गुस्से वाला बनती है। अगर हम वो निकाल देंगे तो फिर हम नो मोर, हम कोई आदमी ही नहीं रहेंगे। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी पर्सनालिटी को समझें, कि हम अपनी पर्सनालिटी का इस तरह अंदाज से जायजा लें, रियलिस्टिकली जायजा लें कि वेयर वी आर स्टैंड, वेयर आई एम राइट नाउ, वी शुड थिंक अबाउट दैट। और जब तक हम जायजा नहीं लेंगे, हमारे लिए रियलिस्टिकली सोचना अपने बारे में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इंपॉर्टेंट थर्ड एस्पेक्ट है वो एक्सपीरियंस। लाइफ में जैसे ही आदमी पैदा होता है, उसके कुछ ही महीनों के बाद से आदमी एक्सपीरियंस करने लगता है। सबसे पहले जो है माँ को वो जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद डैडी को। इस तरह से देखते चले जाइए आप कि मुख्तलिफ अफराद के वो चीजों को अक्वायर करते हैं। ये तीनों का मिल करके जो है इंसान के इमोशंस बनते हैं, इंसान के थॉट्स बनते हैं, इंसान के ख्यालात बनते हैं, और इसी तरह उसका बिहेवियर पैदा होता है। राइट, ये पहला एस्पेक्ट था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। जरा सा मैं इसमें फास्ट जाऊंगा, फिर हम आगे इसके केस स्टडीज वगैरह तमाम चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। राइट, तो अब हम आपसे सवाल करते हैं कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ मेंटल हेल्थ, क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपके सामने ये सवाल लिखा है कि इमेजिन सोशल सिचुएशन। अभी देखिए, अब हिंदुस्तान में पैंडेमिक है, तो उस सिचुएशन में आप देखें कि मुसलमानों के सिलसिले में आज क्या है। कहीं आपके जहन में ये तो सवाल नहीं कि आई मस्ट बी सोशली अक्वर्ड, या ये कि आई एम नॉट गुड इनफ, ये जहन में कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास जो कैपेबिलिटी, जो टैलेंट्स होना चाहिए वो नहीं है, या फिर मुस्लिम्स आर पुअर। ये जहन में अगर सवालात आ रहे हैं, इस तरह की कोई बात आपको आ रही है, तो आप जरा जायजा लेकर के देखें व्हाट इज योर मेंटल सिचुएशन राइट नाउ। आप ये है कि जो है हम अपने जिस अंदाज से हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, दैट इज द रियलिस्टिक सिचुएशन। क्या कहेंगे कि हमारी लाइफ स्टाइल है वो सही है हमारी नजर में, देन यू आर इन ए पॉजिटिव साइड। तो होता यह है कि कॉज एंड इफेक्ट, ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है कि अगर हम ओन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो वी आर ऑन दी कॉज साइड। इफ वी डिसओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम बोलें कि भाई कि ये जो सोसाइटी की वजह से हमारे साथ मामला हो रहा है, लोग मुसलमान पुअर इसलिए हैं कि वहां पर जो है हमारे लिए बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, दिस ऑल यू आर पुटिंग कॉज आउटसाइड ऑफ यू। व्हेन यू पुट कॉज आउटसाइड ऑफ यू, यू आर डिसएम्पावर्ड। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि अगर आप डिसएम्पावर हो रहे हैं, उसकी एक बेसिक वजह यह रहती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी ही खराब से सिचुएशन हो, उसमें बेहतर अप्रोच तभी आदमी का आ सकता है जब वो मेंटली फिट होगा। और मेंटली फिट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बोलिए, आप मिसाल के तौर पर मैं अगर दूं कि कोई राइट्स हो जाए, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कैसे लेंगे? आई एम कॉज फॉर दैट, कैसा हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, राइट? आपके जहन में सवाल आता है ना? आप मुझे अगर चैट बॉक्स में जवाब दें कि ऐसा होता है ना कि अगर राइट्स हो जाए हमारे शहर में और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने ऊपर, हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, जब आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसकी बेसिक रीजन ये होता है कि आप सोल्यूशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यू आर इन पोजिशन टू गिव सोल्यूशन, बट वेन यू आर इन इफेक्ट साइड, यू स्टार्ट मतलब कलेक्ट करना शुरू करते हैं, आप रीजंस को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। आप उस वक्त जो है ना रीजंस को तलाश करते हैं कि इसकी वजह से हुआ था, ऐसा हुआ तो हुआ था, ऐसा नहीं होना था, हुकूमत की वजह से हुआ था, फलां शख्स की वजह से हुआ था। व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी सर्कमटेंस में, तो वहां पर आपको ये चीज आती है। तो जैसे भी मुसलमान पुअर हैं, तो इसकी वजह जो है गवर्नमेंट के एड्स नहीं है या फला फला चीजें नहीं है, हम बहुत सी बातें करते हैं। बेसिकली वी आर इन इफेक्ट साइड। व्हेन वी आर इन कॉज साइड, वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट वी यूज्ड टू से, पुअर हम इसलिए हैं कि हम बहुत अपने बच्चों को एजुकेशन सही नहीं दिए हैं। पुअर इसलिए हैं कि हमारे पास जो है ना, जो तालीम का जो मनहज बताया गया है, उस मनहज के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं।
तालीम के सिलसिले में जो अहमियत बताई गई है, वी आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट। तो हम इस तरह से गुफ्तगू करने वाले बनेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं जरा सा फास्ट चले जाता हूं। तो इस सिलसिले में 3 डिफरेंट अप्रोचेस हमारी जिंदगी में आते हैं। वो पहला अप्रोच ये है कि थॉट प्रोसेस, identify the irrational thought and replace them with a more realistic thought। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ थॉट्स हमारे पास आ रहे हैं वो मैक्सिमम इरेशनल थॉट होंगे। जस्ट रिप्लेस देम विद ए रैशनल थॉट। ये बहुत ही रियलिस्टिक थॉट हमारे पास होनी चाहिए कि जो सिचुएशन है आइन उस सिचुएशन को समझें और उसको पॉजिटिवली लें, तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस में। और थॉट के सिलसिले में 4 बातें मैं बताऊं कि थॉट पॉजिटिव थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं, वेस्ट थॉट होते हैं, अनयूजफुल थॉट होते हैं। ये 4 तरह के थॉट। वैसे मैं इस पर 20 मिनट का लेक्चर लेता हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने इस पर नहीं गुफ्तगू करूंगा। तो आप जहन में रखिए कि पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट और फिर अनयूज थॉट। वेस्ट थॉट स्पेशली जब आते हैं जब आप रात में घंटों आप बेड पर पड़े हुए हैं, एक के बाद एक थॉट आते जा रहा है, एक के बाद एक थॉट आते जा रहा है, लूपिंग बढ़ते जा रही है और थॉट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो समझिए कि वेस्ट थॉट है। जिस तरह एक मशीन होती है जिसमें थॉट जब पानी आ जाता है तो मशीन जो गुर 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 करती है, पानी अगर ना आने की वजह से गर्म हो जाती है, तो ठीक इसी तरह हमारा ब्रेन भी गर्म हो जाता है जब पॉजिटिव थॉट उसे फ्लोट नहीं होता है। तो इसीलिए हमें इस सिलसिले में बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मेंटल हेल्थ को बनाता है, वो है बिहेवियर। बिहेवियर इन ए पॉजिटिव मैनर डिस्पाइट द सर्कमस्टेंसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी तरह की भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। आपका मॉरल अप्रोच आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। अगर हम उस वक्त अपने बिहेवियर में तब्दीली ना ले आ पाए, वही पुराना बिहेवियर हो जो कि नेगेटिव बिहेवियर है, ब्लेम गेम वाला बिहेवियर है, तो कभी भी हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम अपने बिहेवियर को समझे, बिहेवियर के स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे। इस पर हम और आगे भी बात करेंगे। और तीसरा एस्पेक्ट यह है वो इमोशंस है। हमारे इमोशंस कैसे हैं, किस तरह, अगर हम अपने कंट्रोल नहीं कर रहे इमोशन को, कंट्रोलिंग योर इमोशन सो योर इमोशन डोंट कंट्रोल यू। आजकल क्या हो रहा है, आदमी गुस्से वाला है, ये तो डिप्रेस आदमी है, ये तो किसी भी मामले में जो है हमेशा एकदम से जल्दबाज होता है, ये आदमी जो है हमेशा एंग्जाइटीज के अंदर रहती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इमोशन आर कंट्रोलिंग मी इंस्टेड ऑफ आई कंट्रोल द इमोशन, इमोशन आर कंट्रोलिंग मी। तो जिसकी वजह से जो है जज्बातियत में आदमी बहुत गलत इकदाम करता है और उसकी वजह से उसे नुकसानात होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आदमी जो है वो इमोशंस को कंट्रोल में ले आए और ना कि इमोशन उसको कंट्रोल करें। ये थ्योरी पार्ट था, हम जरा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। राइट, अब आपको मैं एक यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, चूजिंग द बिहेवियर बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड इमोशन एंड रैशनल थिंकिंग। यहां मैंने एग्जांपल एक छोटा सा लिखा है कि आई एम टेरिफाइड ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स के लिए मैं बहुत टेरिफाइड हो जाता हूं जब भी मुझे स्नेक के बारे में सुनता हूं, येट माय फियर इज कंप्लीटली इरैशनल। तो अगर समझिए कि किसी के घर के पास जो है स्नेक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्नेक के बारे में सुनते हैं, तो आदमी एकदम से जो है डर जाता है। आई कांट हेल्प द वे आई फील, आई कांट गेट रेड ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स और इमोशन थ्रू माई हेड। तो बहुत से लोगों का ये मसला रहता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज जो कि उनके शहर में मौजूद नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर समझिए कि अमवात हो रहे हैं किसी और शहर में, आदमी एक दूर शहर में बैठा हुआ है जहां पर अमवात का रेट बहुत कम है, लेकिन आदमी एंग्जाइटी का शिकार है, घर में बैठे बैठे जो है पसीने आ रहे हैं और बहुत परेशान होकर के बहुत सी वो हरकतें करने लग रहा है, बीपी उसका बढ़ता चला जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मौत अपने से दूर है, कभी भी आ सकती है आपको मौत, लेकिन उसके डर की वजह से आने से पहले इंसान इंतकाल कर जाए, तो ये उसकी मेंटल वीकनेस की अलामत है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो हम इरेशनल थिंकिंग थॉट को निकालें और जेन्युइनली चीजों को ऑब्जर्व करें। मौत एक अटल हकीकत है, ये मालूम है हर एक को। जब हमारे जहन में ये बात हो कि मौत तो आनी है, हम कहीं भी किसी भी इसमें रहें, बड़े बड़े गिलाफों में रहें, बड़े बड़े गिलासों में रहें, बड़े बड़े महलों में रहें, मौत आना है तो वहां भी आएगी। जब ये फैक्ट हमारे सामने रहेगा, ये रियलिस्टिक थिंकिंग हमारे सामने रहेगी, तो आदमी मौत से नहीं डरेगा बल्कि मौत से फाइट करने वाले बनेगा। ये जो आप ये कहेंगे कि ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो है हमारे इस सेशन में हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए क्या कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जरा सा फास्ट में जाने की कोशिश करूंगा जी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीजें दे रहा हूँ, आप उसको चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, राइट,
you all can send your questions on the chat box. The question answers. Okay, fine, that's good. तो हम यहाँ पर देखिए पहली चीज लिख रहे हैं कि स्ट्रेंथ और वीक, जो हमारे पास जो जहन में ख्यालात हैं कि भाई ये ट्रूथ है या नहीं है, तो फर्स्ट चीज जो जहन में आती है, बीइंग मेंटली स्ट्रांग इजंट अबाउट एक्टिंग टफ। यानी कि बहुत से लोग होते हैं घर में बहुत दंदना के रहते हैं, बहुत ताकत और अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा सख्त रहते हैं, और वो समझते हैं कि ये अलामत है एक आदमी के मेंटली स्ट्रांग होने की। ये रॉन्ग है, इसको जहन से निकाल दीजिए कि दिस इज टोटली रॉन्ग। आप अपने बीवी बच्चों जो कि कमजोर हैं उन पर अगर आप दबाव डाल रहे हैं तो ये जो है मेंटली वीक होने की अलामत है, ना कि मेंटली स्ट्रांग होने की अलामत है। दूसरी चीज, मेंटली स्ट्रेंथ डज नॉट रिक्वायर यू टू इग्नोर योर इमोशन। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई हम समझो कि किसी को जो है एकदम से किसी का इंतकाल हो जाए, तो आदमी रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, चिल्लाना नाचना वो नहीं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो बाज लोग होते हैं जो बहुत अपने आप को मेंटली स्ट्रांग समझते हैं कि रोना नहीं है, कुछ भी नहीं, आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अर्जुमन का इंतकाल हुआ तो आंख से आंसू रवा हुए। साहबा ने पूछा कि आप भी रोते हैं? तो कहा कि ये एक बशरी अलामत है इंसान की, रोना। तो दोस्तों जब अल्लाह के हुजूर खड़े हों दुआ के लिए, तहज्जुद पढ़ रहे हों या रात में हो हम नमाज पढ़ रहे हों या बहुत बेहतरीन खिरत सुने हों, तो आंखों से अगर आंसू रवान नहीं हो रहे, हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग समझ रहे हैं, तो ये कमजोरी की अलामत है, ना कि मेंटल स्ट्रांगनेस की अलामत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दुआ हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब दुआ आप पढ़ रहे हो, बहुत रुख्खत आमेज कोई खिरत सुन रहे हो और वहां पर जो जन्नत के मनाजिर आए, तो अपने आप को इस अंदाज से कर लो, सूरत तो ऐसी कम अज कम बना ले कि आपको रोना आ जाए। तो अज़ान मोहतरम, ये बहुत अहम चीज है, मुझे और आपको इस सिलसिले में समझनी चाहिए। वी आर नॉट लाइक ए मशीन। ये भी है कि हम समझ रहे हैं कि हम मेंटली स्ट्रांग है तो मशीन है, नहीं है। सलाह के सिलसिले में ये बात बताई जाती है कि तुम्हें सलाह कैसे पढ़नी चाहिए। सलाह ऐसी पढ़नी चाहिए जैसे कि तुम्हारी ये आखिरी नमाज है, और ये रियल टाइम में पढ़नी चाहिए, मशीनी अंदाज में नहीं पढ़नी चाहिए। ये जो भी साहब जो यहाँ पर ये कर रहे हैं, जरा इनका एनोटेशन रोक सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर सर्कल्स वगैरह आ रहे हैं तो उससे अच्छा नहीं लगेगा लोगों के लिए, राइट? बीइंग मेंटली स्ट्रांग इज नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। ये भी है, बहुत से लोगों का इस जहन में ख्याल रहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब मेंटली स्ट्रांग है। नहीं, बात सिचुएशन में ऐसा होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी जो है मेंटल वीकनेस की अलामत हो सकती है बात सिचुएशन में, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो है पॉजिटिव थिंकिंग इज ए क्या कह सकते हैं आप, पॉजिटिव अंदाज में ये चीज है। हमारे होस्ट साहब, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द एनोटेशन सो दैट नोबडी कैन डू दिस, अदरवाइज जो कर रहे हैं उनका आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, उनको आप निकाल दीजिए इस यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। डेवलपिंग मेंटल स्ट्रेंथ इजंट अबाउट चेजिंग हैप्पीनेस। यानी कि ये भी है कि हमारा डिफॉल्ट स्टेट के बारे में मैंने बताया कि वो हैप्पीनेस है, इसके लिए चेज करने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत से समझते हैं कि हम हैप्पीनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये हमारा मेंटल स्ट्रांगनेस है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि ये हमारा डिफॉल्ट स्टेट है। हैप्पीनेस जो है वो हमारा डिफॉल्ट स्टेट है, इसके लिए हमें कुछ ये देखना नहीं चाहिए। तो इसी तरह जो है साइकोलॉजिकल ट्रेंड से आदमी जो है मेंटली स्ट्रांग होता है, ये भी नहीं है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। द बेनिफिट ऑफ मेंटल, आवाज नहीं कीजिए बेटा, द बेनिफिट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, जो इस्लाम हमारे सामने पेश करता है, इंक्रीज रेजिलियंस टू दिस स्ट्रेस। यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ इज हेल्पफुल in everyday life, not just in the mindset of a crisis, and it can reduce your overall stress level। यानी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डे टू डे लाइफ में जो आपका आप फाइट कर रहे हैं वो असल में आपका मेंटल स्ट्रांगनेस को पैदा करती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सब्र। सब्र के सिलसिले में देखिए आप, जब आइन सिचुएशन बहुत खराब थी वहां पर सब्र के आयात नाजिल होते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशन में नाजिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जब कोई आदमी मर जाए तभी हमको सब्र करना चाहिए, बल्कि डे टू डे में हमारे अंदर रेजिलेंस की कैफियत होनी चाहिए, तभी जाकर के हम हर तरह के स्ट्रेस से अपने आप को आजाद कर सकते हैं। सिर्फ क्राइसिस में जाकर के आदमी जो है अपने आप को कंट्रोल करे, अपना मेंटल हेल्थनेस को शो करे, ये नहीं है। इस्लाम हमारे सामने जो सब्र का कॉन्सेप्ट देता है, मैं नहीं पढ़ना उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, अगर आप इसको एक्सप्लोर करें सब्र के कॉन्सेप्ट को, रेजिलियंस के कॉन्सेप्ट को, तो आपको बहुत कुछ चीज उभर करके आएगी जिसके जरिए से आप जो है स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं, डे टू डे अफेयर्स के स्ट्रेस को आप कोप अप कर सकते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इंप्रूव्स योर सेटिस्फैक्शन। यानी कि मेंटल हेल्थ आपका स्ट्रांग होगा तो इस आपका जो है आपके मेंटल हेल्थ की स्ट्रांगनेस की वजह से आपके अंदर तवक्कुल आएगा, अल्लाह पर यकीन आएगा। एज योर मेंटल
strength increases, your confidence will also increase. यानी जब अल्लाह पर आपको यकीन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा दुगनी हो जाएगा। आपको अंधेरे रास्ते पे चलते हुए डर नहीं लगेगा। लोगों के दरमियान में हो, लोग आप पर पुल पड़ रहे हो, लोग आप पर गिर रहे हो, तब भी आपको डर नहीं लगेगा। That is what it improves your satisfaction, because आपको दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी के दरमियान में एक मुआजना करने का मौका मिलेगा और तवक्कुल अल्लाह पर बढ़ता चला जाएगा। That's why you will behave according to your values, which will give you peace of mind. That is what exactly it is very very important, कि आपको जो है वो वैल्यूज मिलेंगे जिसकी बुनियाद पर आपको पीस ऑफ माइंड होगा। और ये कब होगा? ये आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगा। और उसका तरीका क्या है? तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। एनहांस परफॉर्मेंस, इससे क्या होगा? आपके परफॉर्मेंस में एनहांस होगा, एनहांसमेंट होगा। वेदर योर गोल टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एट कॉलेज, यानी कि आपके कॉलेज में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, और टू परफॉर्म बेटर ऑन योर एथलेटिक फील्ड, यानी कि आपको एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी बॉडी को जो आप कहते हैं ना सिक्स पैक्स बनाना है, या आपकी दूसरी तमाम एरियाज में आपको अपनी पोटेंशियल को यूज करना है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना है। और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट एहसान का है उसे आप समझे तो आपको बहुत सी बातें मालूम होंगी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जस्ट आपके सामने मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट रख रहा हूं ताकि आप समझ सकें बात को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हम जाने की कोशिश करेंगे। योर एटीट्यूड डिफाइन योर एल्टीट्यूड इन लाइफ, यानी कि आपका जो एटीट्यूड है वही आपका डिफाइन करता है कि आपकी लाइफ में आप क्या करने वाले हैं। अजीज दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको हमें समझने की जरूरत है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हम इस चीज को कर नहीं पाएंगे। जैसे अभी देखिए, कहीं पर नक्शे गाड़ना है या किसी मुकाम पर बहुत कुछ आपको करना है, तो इसके लिए डिफाइन करता है आपका माइंडसेट। एक बहुत बड़े परफॉर्मर है टोनी रॉबिन, वो कहता है कि आदमी के पास दो चीजें होती हैं। यहां पर मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं है, मैं आपको जरा बताता हूं। एक कहा जाता है टैक्टिस, किसी भी चीज को करने के लिए टैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि उसके लिए जितने भी औजार की जरूरत है वो इस्तेमाल करना है। दूसरा होता है स्ट्रैटेजीज। जब तक आपके पास माइंडसेट मुकम्मिल नहीं होगा, जो कि स्ट्रैटेजीज का 80% स्ट्रैटेजी जो है वो माइंडसेट पर है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, कितने भी बेहतरीन आप टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, माइंडसेट जो है वो आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कहीं मुकाम पर आपने झंडे गाड़ने हैं, तो एबिलिटी इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग। पहले आप अपना जायजा लें कि व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज आई हैव, एंड देन गो विद द मोटिवेशन। तो आपको ड्राइव कौन करेगा? आपका व्हीकल क्या होगी? वो आपके मोटिवेशन होगा। जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, आपके पास बहुत सी चीजें मौजूद हैं, बट यू कैन नॉट ड्राइव योरसेल्फ अंटिल यू गेट मोटिवेटेड। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यू शुड बी गेट मोटिवेटेड, देन ओनली यू आर गोइंग टू डू समथिंग व्हाट एवर यू वांट। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एटीट्यूड डिटरमाइन हाउ वेल यू डू इट। देखिए, एबिलिटी से आपके अंदर स्किल सेट आएगा, मोटिवेशन से आप रास्ते पर जाने के लिए कारामद होंगे, लेकिन एटीट्यूड डिफाइन करेगा कि यू आर डूइंग राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड डिफाइन, अगर आप अच्छे मकसद के साथ अच्छी चीज को करना चाह रहे हैं, बट योर एटीट्यूड इज नॉट गुड, यू गुस्से वाले आदमी हैं या इस तरह की कोई और चीजें हैं, तो दैट मीन्स योर एटीट्यूड इज नॉट गुड, बिकॉज ऑफ दैट द आउटपुट इज टोटली रॉन्ग। तो आउटकम जो होगा वो नेगेटिविटी में आएगा, वो आउटकम आपको फायदा मंद नहीं देगा, तो इससे आपको नुकसान होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। मैंने यहाँ एक केस स्टडी लिया आपके लिए समझने के लिए। एक कॉलेज का स्टूडेंट है, वो जो है कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज में है वो, लेकिन मेडिकल रीजन की वजह से जो है वो कॉलेज नहीं जा सका, और बहुत से उसके चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वो छूट गए for a period of 1 month. On resuming college, he realized that there was a class test schedule on the topic discussed during the past lecture. So इसमें जो बात बताई जा रही है कि क्लास में जो ऑलरेडी टेस्ट स्केड्यूल था, जो कि पास्ट लेक्चर के ऊपर था, जो उसने अटेंड नहीं किए थे। Ahmed, oh my God, I was not doing well the past month. I don't know anything and I don't understand anything in the syllabus. What will I do? How will I complete my notes? How will I give my test and by was? तो ये इसमें इसके दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे हैं। आपने जायजा लिया कि किस तरह के ख्यालात हैं? इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव? जस्ट पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव?
ओके, एनीवे कोई कर रहे होंगे नेगेटिव, दैट्स ग्रेट. It is so difficult. I think I will fail. I will miss my entire year. All my friends will make fun of me. I am afraid I will skip the class test which is scheduled. तो देखिए आप, at the end what is his conclusion because of those negative thoughts? जो negative thoughts है उसका end result क्या आ रहा है? उसका end result ये आ रहा है कि वो टेस्ट को छोड़ना चाहता है. तो whenever आपके मेंटल हेल्थ वीक होगी, कितना भी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आपके सामने हो, कितना भी आपके पास जो है अच्छा आउटकम आप देखना चाहते हैं, यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट आउटकम. आप वो आउटकम अचीव नहीं कर सकते. उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यही है कि आपका नेगेटिव सोच जो है ना, वो आपके मकासद को किल कर देती है. सो बी पॉजिटिव ऑल द टाइम. इफ यू आर पॉजिटिव ऑल द टाइम, यू आर एबल टू अचीव योर आउटकम सक्सेसफुली. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझें कि अगर आपका मेंटल प्रोसेस, स्पेशली थॉट प्रोसेस अगर आपके नेगेटिविटी में है, नेगेटिव है, तो आपका आउटकम पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम है. आपके इमोशंस नेगेटिव हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और होगा ये कि आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा. और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यू कैन नॉट रूल द वर्ल्ड. आप किसी भी ग्रुप को अगर आप आगे से रूल करना चाहते हैं तो बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए. whoever are leader, just watch them, model them. You will come to know exactly one pattern, that is they have the flexibility. If you have the flexibility, you can do whatever you want. The first thing is positive thoughts you should have. Second thing, you should have a positive emotions and feelings. And finally, you should have, what is that? Behavioral flexibility. इस केस स्टडी में आप देखेंगे कि उसकी वजह यही है कि पहले ख्यालात उसके पास थे, नेगेटिव ख्यालात. दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि उसके अंदर इमोशंस और फीलिंग थी जो कि नेगेटिव थी. ख्यालात की वजह से इमोशंस पर असरअंदाज हुए. फाइनली उसने एक्शन क्या लिया? आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मुझे और आपको समझना चाहिए, और ये हमारे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कारआमद होगा. हम यहाँ से जरा सा फास्ट जाते हुए आपको बताएंगे कुछ एग्जाम्पल्स. ये एक ब्रिज है जो कि जो है फ्रांस ने बनाया था, और एक बड़े मतलब नॉर्थ अमेरिका में किसी मुकाम पर. आप देखें, इसको देख करके आपको क्या समझ में आता है? जस्ट मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस ब्रिज. जल्दी जल्दी फास्ट लिखें. हम लोग शॉर्ट ऑफ टाइम है. मेरे ख्याल से बहुत कम हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो हम जरा फास्ट जाते हैं. मुझे 2-4 मिनट पहले बताइए ताकि मैं रैप अप कर सकूं. राइट? तो आप लिखें कुछ. ये ब्रिज को देखने के बाद, फोटो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग? इट हैज नो पर्पस. यस. ओके. ब्रिज सही नहीं है, नहीं बनाई है. ओके. अच्छा सीन है. ओके, गुड. द ब्रिज इज नॉट बिल्ड प्रॉपरली. ओके. अब आपको मैं आंसर बताता हूं. ये बिल्ड जो है, ये ब्रिज जो है, बहुत ही प्रॉपरली, बहुत साइंटिफिकली जो है, कौन बनाए हैं? जापानीज बनाए हैं, और बहुत ही मेजरमेंट के साथ बनाए हैं. हुआ क्या आपको मालूम? हुआ ये कि उसके 2 साल के बाद ब्रिज जैसे ही खत्म हुआ, उसके 2 साल तक ब्रिज बना. 2 साल के एंड पर जो है एक जबरदस्त जो है बारिश हुई, और बारिश होने के बाद जो फ्लड आया, उसके बाद जो है पूरा जो है लैंडस्केपिंग हुआ, और पूरी मट्टी जो है, या कहेंगे कि आप रेती जो है इस तरफ आई और ब्रिज को पैक कर दी. ब्रिज स्टिल मौजूद है, लेकिन जो है हवा का बहाव और नदी का बहाव जो है ना, इसके नीचे से जाना चाहिए था, उसने अपना रास्ता किसी और तरफ बना लिया. तो सिचुएशन जो है तब्दील हो सकती है. जैसे अभी पैंडेमिक को ले लें. पैंडेमिक के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि दवा बनाने के लिए. हो सकता है कि जो चीज हम सोच रहे हैं, दवा बनने तक पैंडेमिक खत्म हो जाए या कोई और बीमारी आ जाए. तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, हर चीज. और मेंटल हेल्थ अगर प्रॉपर आपको रखना है, तो यू हैव टू ऑलवेज know about your situation and act accordingly with presence of mind, with presence of positive thought, with presence of positive emotion and right behavior at the right time. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप समझेंगे कि आपके पास राइट टाइम नहीं है, राइट बिहेवियर नहीं है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. तो इसके लिए सिचुएशन को एनालाइज करना,
जो सिचुएशन अब बनी है हिंदुस्तान में उसकी एनालाइज करे बगैर अगर आप टूल्स इस्तेमाल करें आज के सिचुएशन के लिए, जब तक आपका टूल्स बनते बनते फील्ड पे आ जाए तब तक सिचुएशन चेंज हो सकती है. तो you should know what kind of situation you have right now, and you should have a visualization that what situation is going to be at some point of time. मतलब समझिए कि 2 साल के बाद क्या सिचुएशन बन सकती है. Realistically speaking, you should know first what is the present situation and what it is going to be happen after some times, like 6 months, 1 year, 2 years. Then you have to strategize all those situation according to situation and come up with some formulas. तो ये है असल में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का मतलब. यानी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि फर्स्ट आप सिचुएशन को एनालाइज करें, फिर स्ट्रैटेजी सेट करें एंड कम अप विद सम सर्टेन सॉल्यूशन और फार्मूला जो सूट होता है सिचुएशन के लिए. और विदाउट विजुअलाइजेशन के 2 साल 4 साल 5 साल के फार्मूला अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो फार्मूला बनते बनते या इंप्लीमेंट करते करते तक ही जो है वो खत्म हो सकती है, सिचुएशन तब्दील हो सकती है. अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको और एक आपको फोटो बताता हूं, इसका आप बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, क्या है आपकी नजर में. प्लीज सेंड योर क्वेश्चन. ओके, अगर इसको समझेंगे तो क्या है इसमें, व्हाट इज द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इन दिस. क्या लग रहा है आपको, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन. अगर आप इसको पॉजिटिवली बोलना चाहें तो व्हाट यू कैन से, जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए आप पॉजिटिव क्या बोलना चाहेंगे. समवन वांट टू पुश अप अस डाउन. ओके, नेगेटिव. अगर इसको पॉजिटिवली लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं आप. आई एम आस्किंग if you want to take this situation in a positive way, what could be. Trial and error, good. You have to get up, good. People having fun, good. She want to her yeah, very good. Ariba very good. माशाल्लाह सिस्टर ने बहुत जबरदस्त बात कहा. बी बीइंग एक्सपेरिमेंटल. जी देखिए, जिस सिचुएशन को आप एकदम से देखते हैं, जब इमोशंस को हटा करके बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो आप राइट आंसर की तरफ जाएंगे. इफ यू हैव द इमोशन, ये लड़की के साथ इसने ऐसा कैसे कर दिया, तो इफ यू हैव दैट फीलिंग एंड इमोशन, नेगेटिव इमोशन, यू कैन नॉट स्टडी द बिहेवियर पॉजिटिवली. तो एवरी सिचुएशन में यू हैव टू सेपरेट इमोशन फ्रॉम द बिहेवियर एंड देन स्टडी द बिहेवियर. Then only you will come to the right track. जैसे मैंने आपके सामने ये पहला वाला पिक्चर दिया कि यहाँ पर आपके इमोशन ये था कि इंजीनियर ने तो गलत बना दिया, या फिर आपका जहन में था कि ये ब्रिज यहाँ बनना ही नहीं चाहिए था जबकि उधर होना चाहिए था. तो ये क्योंकि आपका इमोशंस के साथ अटैच है. When emotion will attach to the behavior, behavior will always emotion will always overrule. Always emotion will overrule. तो जजमेंट जब लेना है आपको इमोशन को हटा करके बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो आपको जजमेंट मिलेगा या सही डायरेक्शन पर आप जाएंगे. तो टेक अवे ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा जब भी आप कोई सिचुएशन में हो, कोई काम करना हो, तो बिहेवियर को इमोशन से अलग करें. इमोशन को पहले हटाएं जब बिहेवियर की स्टडी करें. अब जब बिहेवियर की उस अंदाज से स्टडी करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट आपको हमेशा हमेशा नेगेटिव मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे. राइट. अब ये एक आपके पास सिचुएशन है, आप इसको इंटरप्रिटेट करें और मुझे बताएं कि व्हाट इज नॉट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. इसमें क्या पॉजिटिव मेंटल नेगेटिव एटीट्यूड है स्टडी करने के लिए. बहुत सिंपल है, आपने हदीस भी सुनी होगी कि इस कश्ती में सुराख पड़ा है और सुराख पड़ने की वजह से कुछ लोग निकाल रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम लोग जो है ऊपर बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा. तो लेकिन आप जानते हैं कि आखिर में रिजल्ट क्या आएगा, गेटिंग अवे फ्रॉम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हर वक्त जो है ना, जो भी सिचुएशन आती है, सोशल एस्पेक्ट आता है, हमेशा आगे बढ़ करके सिचुएशन को लेने की कोशिश करें. गेटिंग अवे फ्रॉम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे ऊपर डाल करके आदमी खुश हो रहा है, तो दिस इज नॉट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, दिस इज नॉट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ पॉजिटिविटी. तो व्हाट शुड बी देयर, ऑलवेज यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, फेकिंग नहीं करना है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं बल्कि फेक करने की कोशिश करेंगे, देन आल्सो इट विल नॉट वर्क आउट. इट्स नेवर अबाउट लाइंग टू योरसेल्फ. हम तो बच जाएंगे, ये जो सोच है कि हम तो बच जाएंगे, हम तो बहुत ऊपर हैं, ये हमेशा अपने आप को धोखा देना. और जब भी आदमी जो है ना, जैसा जरा सा कुछ वेल टू डू कंडीशन में रहता है, आदमी हमेशा अपने आप को धोखा देता है, लाई करता है अपने आप से, कह रहे मैं तो बहुत कामयाब हूं, मैं तो, मेरे पास तो पैसा मौजूद है, मेरे पास तो कुछ भी हो सकता है. तो वो जब आदमी के जहन में ख्यालात आते हैं कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो बेसिकली ही इज लाइंग टू हिमसेल्फ. आदमी अपने आप से झूठ बोल रहा है.
तो इसकी वजह से क्या होता है, आदमी हमेशा जो है ना ब्ला 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 ऐसी चीजों में पड़ा हुआ रहता है आदमी। राइट, यहां से मैं जरा सा कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा इस एक्सरसाइज के बाद। तकरीबन जो है 11-12 ऐसी चीजें हैं जो आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को बनाएंगे। पहला आप मुझे आंसर दीजिए, फौरन आप जाइए चैट बॉक्स में। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज आंसर टू दिस क्वेश्चंस। आई एम सो वीक इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर आपकी नजर में नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख के बताइए, उसका पॉजिटिव लिख के बताइए। जस्ट कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। I can do this. Okay, good. You should try to do. Okay, I will work hard on economics. Oh, great, mashallah. Farhan Saab, great. Okay, another question. My relationship will with Allah, जाने वो will with होना था, with Allah subhanahu wa ta'ala is not good. With होना चाहिए था। इसका जवाब क्या लिख सकते हैं हम? Positive, accepting what he is weak. I meant it. I will try my best. I will pray more often. Okay, that's great. Good. Manal Saab, very good answer. Have to make it better. So आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एक्चुअल में हमारा जो माइंडसेट होता है, आप पूरे इन एक्सरसाइज के बाद आपके जहन में आएगा कि इफ यू whatever comes in your back of the mind, आपकी जो सेल्फ टॉक है, if it is not positive self talk, you end up with a negative behavior. You end up with a negative approach. You end up with a certain मतलब approaches which is not good for the society. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जहन में हमेशा जो है पॉजिटिव सोच आनी चाहिए। जो भी सेंटेंसेस आपको आ रहे हैं लाइफ में, जस्ट टर्न इट इनटू पॉजिटिव सेंटेंसेस। चलिए और जरा सा हम एक्सरसाइज करते हैं। ये आपके सामने, आई कांट रिमेंबर एनीथिंग, माय मेमोरी इज वीक। आंसर दिस क्वेश्चन। आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। आई कांट रिमेंबर एनीथिंग, माय मेमोरी इज वीक। हाउ टू मेक अनकॉन्शियस ब्रेन पॉजिटिव। ओके, वी विल डिस्कस दैट डेफिनेटली। मुझे क्वेश्चन बताएंगे तो मैं आंसर उसके दूंगा बाद में। जस्ट आप ये कंप्लीट कर लें, फिर हम जरा सा फास्ट जा करके फिर आपके क्वेश्चन आंसर देंगे इंशाल्लाह। I will practice boosting exercise. I will revise more often. Okay, I will eat almond. Good. I will pray to God. Okay, इसका आंसर दीजिए मेमोरी के रिलेटेड। ओके, ये एक है, he is so difficult to understand. इसी तरह जो है, आई एम नॉट ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। इसका आंसर दीजिए, आई एम नॉट ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। इंशाल्लाह ट्राई टू रिकॉल। ओके, आई विल ट्राई, आई विल प्रे टू अल्लाह एंड आई विल वर्क हार्ड। तो अगर आप ये क्वेश्चंस लिख लेना चाहें, इसका स्नैपशॉट लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह जो भी सेंटेंसेस आपको आते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लास्ट का आंसर चाहिए, आई एम नॉट ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। देयर इज ऑलवेज बी ए प्रॉब्लम हियर। Oh, sorry. Yeah. My parents tell I am a naughty child. That is also negative, Saifuddin Saab. You have to make it positive again. I will change my behavior as Allah does not like. Still, it is negative, Ariba Sahaba. Does not, never remove from your dictionary. These all negative words remove from dictionary. Trying to be more obedient. That's great, Talha Saab. That's great. I like that answer. चलिए आखिरी का आंसर दीजिए आप। ऑल अदर्स आर सो कॉन्फिडेंट, आई एम नर्वस, आई विल फेल। आंसर द लास्ट क्वेश्चन। ऑल अदर्स आर सो कॉन्फिडेंट, आई एम नर्वस, आई विल फेल। जस्ट मेक इट सम पॉजिटिव सेंटेंस। इट्स फन टू वर्क ऑन माय वीकनेसेस। ओह दैट्स गुड, ग्रेट अमान साहब, दैट्स ग्रेट। आई विल बी very obedient because Allah loves me. Okay, good. I will try to be good. Okay. I can also increase my confidence. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी मैसेज आपको आ रहा है उसमें मीनिंग पूरी तरह से तब्दील नहीं होना है। सेंटेंस पॉजिटिव रहना है, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, सेंटेंस शुड बी रिमेन सेम। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और बहुत सी चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ये करते हुए हम जरा सा आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे दोस्तों को समझ में आ जाए कि क्या कर रहे हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम जो है कुछ इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है कि आप क्या लग रहा है इसमें
एक आदमी है जिसके पास एक टांग नहीं है, और एक बच्चा है जिसको वो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करा रहा है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली डिटरमाइन योर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कि आपके पास सब कुछ नहीं है, उसके बावजूद यू आर, if you have ambition, if you have attitude, if you have powerful imagination, you can do it, you will do it, and universe will support you. Allah subhanahu wa ta'ala will support you. Attitude is everything. Great, अमान साहब बहुत सही बात बताया कि एटीट्यूड अगर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मेंटल फिटनेस नहीं है तो आप अपनी चेयर पर ही बैठेंगे उस लंगड़ी टांग के साथ, लेकिन आपके पास अगर स्ट्रांगनेस है, आप कुछ करने का अज़म रखते हैं, जज्बा है आपके अंदर, तो यू कैन डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड आपको तमाम चीजें सपोर्ट करेंगी। ये पहला आपके पास मैं रख रहा हूं। पहले यहां से 10-12 चीजें जरा सा फास्ट भी रखूंगा। ये पहली चीज मैं समझाऊंगा कि अगर आप प्रेजेंट में हैं, यानी कि लाइफ में 3 चीजें होती हैं, पास्ट होती है, फ्यूचर होता है और प्रेजेंट होता है। तो यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मैस्टरी, एंड टुडे मिस्ट्री, एंड टुडे इज द गिफ्ट फॉर अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के हिसाब से आपका गिफ्ट ऑफ अल्लाह, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में ये होता है कि अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे प्रेजेंट को, आप ये नहीं कर रहे, जैसा कि सलाह के सिलसिले में बताया गया कि सलाह ऐसे पढ़ो कि जैसे कि तुम्हारी आखिरी नमाज है। फोकस, आपके पास फोकस है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास फोकस नहीं है तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पास्ट लाइफ में आप जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, आपको सैडनेस आएगा, फियर आएगा, गिल्ट आएगा, आप बहुत सी चीजों पर नादिम होंगे, आपको हमेशा जो है बहुत से ऐसी चीजें आएंगी जो प्रेजेंट में आपको काम करने नहीं देंगे। आप अगर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि हमारा क्या होगा, हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे, हम कैसे हमारी लाइफ होगी, तो क्या होगा, फ्यूचर में आप जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे तो एंजाइटी आपको रहेगी, या नहीं तो कभी कभी जो है आपके अंदर फियर आएगा, या फिर इस तरह के दूसरे नेगेटिव इमोशंस आएंगे। व्हेन यू लिव इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, यू ऑलवेज एंड अप विद द नेगेटिव इमोशंस। तो अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो आप कामयाब होंगे। ये पहला है जिसकी मैंने एग्जांपल लास्ट सलाह के जरिए से दी है। दूसरा आते हैं, यूज पॉजिटिव वर्ड्स इन योर लाइफ। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स आप जब लाइफ में यूज करते हैं तो काइंड टू योरसेल्फ, काइंड टू अदर्स, ये हम टीचिंग देखते हैं आपके सामने आती है। एक और चीज है, फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट इज नॉट देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बंदा जो है ना, इसने 3 राउंड तक आगे बढ़ा, और इसने जो है रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 राउंड्स ने क्लियर किया। आप जरा सोच सकते हैं कि किस तरह से दोनों पैर और दोनों हाथ ना होने के बजाय बावजूद उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी, इतना फोकस था। क्या फोकस था उसके पास? आप उसके पास जितना जिस्म मौजूद है उसको इस्तेमाल करके वो कामयाब हो रहा है। तो हमारे पास अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर वो चीज दी है जो हमारे लिए चाहिए। तो फोकस ऑन व्हाट यू हैव, व्हाट यू डोंट हैव, इस पर आपको फोकस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बताया गया कि आप अपने से निचले लोगों को किस में देखें, जो आपके पास, जैसे आपके पास समझे कि किसको देखेंगे आप, पैसा नहीं है, आपके पास दूसरी तमाम चीजें नहीं है, तो आप अपने से नीचे वालों को देखिए। अगर किसी के पास एक आंख नहीं है तो जिसके पास 2 आंख नहीं है उसको देखना चाहिए। एक आदमी के पास कुछ स्किल शॉर्टनेस है तो नीचे वालों को देखना है, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए अपने से ऊपर वालों को देखें ताकि आप कॉम्पीट करके आगे बढ़ सकें। ये इस्लाम का जो बहुत बड़ा फंडा है, आप इसमें आप देख सकते हैं, इसके जरिए से आपको ये बात आपके सामने मिलती है। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट इज नॉट। राइट, हम आगे बढ़ते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग, मेक ए लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ला ला कितना है, क्या है वो आयत, आपको याद है किसी को? अंताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला की नेमतों को आदमी जो है याद करना चाहे, गिनना चाहे तो वो गिन नहीं सकता है। तो ये ब्लेसिंग जो अल्लाह ताला ने हमको दी है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रेटिट्यूड में इस्तेमाल करें, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, हम्द करें, तस्बीह करें। एंड दिस इज द बेस्ट अप्रोच एवर इन योर लाइफ। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएं, ग्रेटिट्यूड को लिखने में, ब्लेसिंग को याद करने में, तो आपकी पूरी जिंदगी जो है पॉजिटिव एटीट्यूड का हिस्सा बन जाएगी और आप कामयाब होंगे अपनी जिंदगी में। एंड दैट विल बी रियली अ ड्राइविंग फोर्स फॉर योर लाइफ। आपको जिंदगी में बहुत कुछ फायदा होगा, आप उसको समझ भी पाएंगे। 5वां पॉइंट जो मैं आपको देना चाह रहा हूं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए, एवरीथिंग नीड नॉट टू बी परफेक्ट। हम जो समझते हैं कि हम परफेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर आता है, हम चीजों को नहीं कर पाते हैं, परफेक्शनिस्ट बनने की वजह से बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो लाइफ में हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। ओके विथ
not okay. नॉट परफेक्ट इज ओके विथ परफेक्शन. आपके पास जो नॉट परफेक्टनेस है उसको एंजॉय कीजिए ताकि आप परफेक्शन की तरफ जा सकें. अगर आपका परफेक्शन पे फोकस रहेगा तो आप नॉट परफेक्ट पे ओके नहीं होंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज एवरीथिंग नीड नॉट बी परफेक्ट ऑल द टाइम. All the time. That is very important. And 6th point is be ready to learn from your mistake. आपकी अपने मिस्टेक से आपको लर्न करना चाहिए. तो एडिसन का आपको फार्मूला मालूम है. उसने जो लाइट बल्ब बनाया था उसने जो है 999 टाइम्स जो है फेल हुआ और उसके बाद एक टाइम में 1000 टाइम पे वो पास हो गया. तो उसको सवाल किया गया इंटरव्यू में कि आप 999 टाइम्स फेल हुए तो उसने क्या कहा. उसने कहा कि आई एम नॉट फेल, आई लर्न 999 times how to not make light bulb. लाइट बल्ब नहीं बनाने का तजुर्बा मेरे को मिला उसमें, तभी जाकर के मैं जो है फाइनली लाइट बल्ब बना सका. तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड ऑलवेज डोंट ब्लेम, टेक द ओनरशिप ऑफ दैट मिस्टेक. आई डिड दैट मिस्टेक सो दैट you will be able to achieve that. 7th point, rise up after every failure. Even after each sin. मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं कि ये बंदे का आप देखें कि ये तो है रनिंग रेस में गिर जाता है, उसके बावजूद उसका पैर लड़कता रहता है, लेकिन फिर भी वो उठता है और फाइट करके आगे बढ़ता है. और एक टाइम आता है कि वो यूनिवर्स उसको सपोर्ट करता है एंड ही विल बिकम द विनर ऑफ दैट रेस. तो आदमी के सिलसिले में बताया गया कि तौबतुन नसूहा की बताया गया. और ये भी हदीस में बात आती है कि आदमी तौबा करने वाला नहीं है तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को ले आएगा जो गुनाह करेंगे फिर तौबा करेंगे और अल्लाह ताला माफ करेंगे. अल्लाह ताला माफ करने को पसंद करता है. तो अजीज साथियों, रेज अप आफ्टर एवरी फॉल. तो अगर आपके गुनाह बहुत ज्यादा हैं तो वहां से उठें, तौबा इस्तगफार करें ताकि आप कामयाब हो सकें. इसका आपको ख्याल रखना चाहिए. हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ. 9th पॉइंट है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन का अल्टीमेट क्लाइमैक्स मेरी नजर में जन्नत का तस्वुर है, जन्नत को अपनी आंखों से देखना. एंड इफ यू आर नॉट विजुअलाइजिंग योर गोल दैट मींस यू आर नॉट कैपेबल. तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी सर की आंखों से जन्नत को देखना. या आप ये कहेंगे कि दूसरे आज़ों में आपके जो भी गोल्स हैं लाइफ में, चाहे सोशल लाइफ के सिलसिले में हो या किसी और चीज के सिलसिले में हो, वो आपके अंदर होनी चाहिए. जी जी, फेथ ऑन अल्लाह. ये एक पॉइंट छूट गया था कल. चलो अबू बात कर रहे हैं ना. सॉरी. चैलेंज द सर्कमस्टेंस. ये बात भी मैंने आपके सामने रखी कि अल्लाह पर कितना भरोसा होगा उस बुनियाद पर आप करेंगे. चलिए हम अपने पास बढ़े. अब चलिए आप बात कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं. ठीक. 10th विजुअलाइजेशन. 9th हो गया. 10th जो है प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशन. शुक्र को आपके अंदर जज्बा होना चाहिए. आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट. शुक्र का आपके अंदर जज्बा होगा तो आप कामयाब होंगे. तो समअप के तौर पर कुछ बातें रख करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा. ऑलरेडी हम लोग टाइम हो चुका है. तो नेगेटिव अबाउट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विदाउट एक्शन इज फैटाइल. यानी कि अगर आपके पास एक्शन नहीं है, सिर्फ आप दिमाग को अच्छा रखना चाह रहे हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना चाह रहे हैं विदाउट एक्शन, इज नथिंग. इट इज जस्ट फैटाइल. तो उसकी कोई अहमियत नहीं है. जस्ट बाय थिंकिंग ओनली यू डू नॉट बिकम अ रिच और मुत्तकी. मैं समझ रहा हूँ कि मैं मुत्तकी बनना बोल के सोच रहा हूँ या रिच बनना बोल के सोच रहा हूँ, तो थिंकिंग से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड along with positive action. So tiniest step what you can take after going through this whole presentation, what is the outcome, what is the tiniest step you want to take? You want to focus on your life, let's go ahead. If you want to challenge in your life, you want to give gratitude to your blessings, तो go ahead with that and do it. मतलब एक्शन में ले आए. अगर आप एक्शन में नहीं ले आ रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा. पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट चेंज द फैक्ट एंड रियलिटी आउटसाइड. सिर्फ एटीट्यूड से आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. जो मैं 11 पॉइंट आपको बताया हूं उसमें से जो पॉइंट आपको पॉजिटिव लगता है या उस पॉइंट में आपके अंदर अभी तक इकदाम नहीं किए हैं तो उस पर इकदाम लेने वाले बने, एक्शन में आने वाले बने. समटाइम्स नेगेटिव थिंकिंग हेल्प्स इन हैविंग कंटीजेंसी प्लान. पावर मूव. तो ये क्या होता है, कभी कभी जो है बास नेगेटिव थिंकिंग जो है ना आपको पुश बैक करते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है जोर से दबाते हैं, तो आप पॉजिटिव की तरफ जंप कर सकते हैं.
तो आपके पास जो है कंटीजेंसी प्लान बनता है जिससे आप पावर मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग फॉर द नेगेटिव पर्पस कैन बी एन हैजर्डस। क्योंकि बाद वक्त होता है कि मैं गुस्से वाला हूं, आप प्रिटेंड करेंगे मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। ऐसा नहीं है। नेगेटिव पर्पस के लिए आदमी चोर है, मैं तो चोरी इसलिए कर रहा हूं कि मैं इसके जरिए से लोगों को मदद करूं, that is not the positive thinking at all, that is not the positive mental attitude at all। तो अजीज दोस्तों, मैंने कुछ बातें बहुत ही जो है तेज रफ्तार से आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि मैंने मैक्सिमम या ओवर डिलीवर आपके सामने किया है इस सिलसिले में। कम वक्त में बहुत ज्यादा देने की कोशिश की है, और हो सकता है जरा सा मैं फास्ट गया हूं। मैं समझता हूं कि आपने बहुत सी चीजें समझी हैं। आप सवाल के टाइम है, अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले में गौर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, माइक खोल के पूछना है पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजर साहब उसको ये करें, कोऑर्डिनेट करें। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो जी पहला क्वेश्चन सिस्टर अरीबा शकीब का है। उन्होंने सवाल किया है, व्हाट इफ वन इज हैविंग आपकी आवाज, intra-psychic conflicts आप and is जरा सा रिपीट unable to करेंगे, आवाज आपकी understand कट हो that गई, something is wrong, or आपकी आवाज कट रही encountering several जी जी ओके श्योर श्योर जी। क्वेश्चन है, व्हाट इफ वन इज हैविंग इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज रॉन्ग, ऑल्सो will an extremely depressed person encountering several intrapsychic conflicts be able to adhere to these rules and tips that have been given? When you decided that he is having that problem, that is the answer actually। कि किसी भी आदमी को आप जब ये कह रहे हैं तो देयर विल बी सर्टेन सर्कमस्टेंस। वो आदमी अगर फील कर रहा है कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, लाइक स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो या दूसरा जो है कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज का प्रॉब्लम है, इफ ही इज फीलिंग हिमसेल्फ, देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हिम। बट सम पार्ट ऑफ दैट सर्टेनली वर्क, लाइक फोकस का मामला है, राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोकस, अब ही इज डूइंग ऑन द राइट वे पे आप फोकस कर रहे हैं, या सर्टेन टेक्निक्स हम एनएलपी में यूज करते हैं जिसके जरिए से उसके बिहेवियर को एनालाइज करके, उसके पैटर्न को समझ करके उसके बिहेवियर में तब्दीली कर सकते हैं, या फिर उसके इमोशंस को रूल आउट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे हमने गिलास कहा कि गिलास अगर पानी का भरा हुआ है पूरा, तो अगर और पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो झलकेगा, गिर जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गिलास को खाली करना पड़ेगा, जब पानी आप डाल सकते हैं। तो ठीक इसी तरह there are lot of emotion in that person who is having conflict, so first you have to study the conflict behind what are the reason behind those conflict। तो first उसको study करना पड़ेगा, then if you are applying these techniques over a period of time, he may come out of that situation। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। तो जब आप ये समझेंगे तो होगा। फिर इसी तरह जो है स्ट्रेस में जो आदमी है, स्ट्रेस में जब आदमी रहता है तो उसकी वजह यही है कि वो नेगेटिव एटीट्यूड में है, या नेगेटिव उसके पास इमोशंस हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस में आ रहा है। तो अगर आप उसको बहुत ही अच्छे अंदाज से, सटल अंदाज में जो है, बहुत बेहतर अंदाज से आप एक एक चीज को आप समझाएंगे तो इस पर भी वर्क होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सो मेनी बातें अभी। जी, आई हैव सेंट योर क्वेश्चन, मैंने आपको अलग से भेजा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। In the beginning of your talk, you said that externally the cause disempower us. In this context, I have two questions. If after an impartial and pragmatic analysis of the situation, we conclude that the cause of the problem is external to us, should we still deny the external cause? Yes, good question। तो आपका जो सवाल है कि अगर हमारा जो है, हम ये समझ रहे हैं कि एनालाइज करने के बाद हमको ये मालूम हो रहा है कि the cause is outside of us, actually totally it is wrong। इवन आपको अगर समझो कोई आदमी मार रहा है तो आप समझ रहे हैं कि वो कॉज आउटसाइड है, तो दैट इज आल्सो टोटली रॉन्ग। क्योंकि कोई भी जो है चीज आउटसाइड नहीं हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक समझिए कि एक सिचुएशन हो गई, बहुत ही खराब है सिचुएशन जो आउटसाइड हो गई, तो आपने समझे कि आप उस वक्त जो है बहुत गुस्से में है, घर में कुछ झगड़ा हो गया आया, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट दैट सिचुएशन, बहुत खराब आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से आप समझे कि आप किसी की शादी से आए हैं या फिर आपका अच्छी जिंदगी गुजर रही है और अभी अभी जो है स्वीट खा करके जो है बहुत अच्छी आप कोई पार्टी से आ रहे हैं,
तो आपका रिएक्शन उस सेम सिचुएशन के लिए कैसा होगा? कंप्लीटली डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है दैट इज गोइंग टू बी इन एक्शन, उसके बेस पर वो एक्शन होगा। कि अगर आपके पास, जैसे अभी एक मिसाल के तौर पर आप पानी के नाले के पास जाएं, या मिसाल के तौर पर तालाब के पास जाएं, तालाब के पास दो लोग ठहरे हुए हैं, एक आदमी अभी भी शादी करके आया है, एक आदमी जो है अभी अभी जो है उसके वालिद का इंतकाल हुआ था, उन्हीं अभी जो है दफना करके आए। दोनों आदमी समंदर के नदी के पानी को या तालाब के पानी को देख रहे हैं, तो वो दोनों की रियलिटी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये आदमी अभी खुश है तो उसे नदी के पानी की लहरें जो है बहुत अच्छी लगेंगी, सुहाना मौसम लगेगा। इस आदमी को पूरा मरती हुई चीज नजर आएगी, बहुत ही नर्वस नजर आएगा। क्यों? देख तो रहा है दोनों आदमी सेम सिचुएशन को, तो रियलिटी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन आदमी के दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसके बेस पर वो होगा। तो इसीलिए अगर आप कॉस्ट साइड में नहीं रहेंगे तो ऑलवेज आप अफेक्ट पे रहेंगे। तो इसके लिए ओनरशिप करना है कि आपके पास जो थॉट आया है उसी के बेस पर आपका रिएक्शन हो रहा था। होप मैं आपके आंसर कर सका। इन वन सेंस, externalizing the cause might disempower us. However, seeing from a different angle, I guess it empower us as well. For example, in the analysis of the persecution of Indian Muslim, if I arrived at the conclusion that a certain policy of the government or certain institution of Indian state is a cause of that persecution, I will motivate to empower myself to influence the external sources caused by the persecution. So can't internalize the cause lead to the empowerment. फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने सिर्फ जो है फेस वैल्यू को देख करके आप कॉज को डिसाइड कर रहे हैं तो यू आर इन ए रॉन्ग एंडिंग प्रोसेस। कि आपको ये देखना होगा कि इसका रूट कॉज कहाँ है, कहाँ पर ये सिचुएशन अराइज हुआ था, कब से ये तमाम चीजें हुई थी, उसका बेस क्या है। अगर मुसलमान एम्पावर रहते हैं ऑलरेडी, मुसलमानों के पास जो है ना ऑलरेडी ये तमाम चीजें होती, तो आप आउटसाइड कॉज को नहीं रखते। आप ये कहते कि उस सिचुएशन में अगर हम पावरफुल होते सोशली या एक पॉलिटिकली, देन वो सिचुएशन अराइज नहीं हो सकता था। तो ये एम्पावर होने के लिए सबसे पहले आप अपने अंदर कॉज को तलाश करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो 9/11 का जो वाकया हुआ था उसमें जो है एक आदमी था जो उस टावर में था, वो टावर से उतरने के लिए वो कोशिश कर रहा था, तो वहां पर फायर वाले ने बोला कि आप उस पर मत उतरिए, वहीं पर ही जहां पर है वहीं पर सेफ है। तो वो आदमी जो है ना फिर भी अपने आप को चेक किया कि बोला कि नहीं, दिस इज नॉट द सेफ। तो वहां से उतरा और रास्ते में जो है उसे 11th फ्लोर में एक मोटी औरत मिलती है, वो औरत को भी साथ में लेकर के उतरता है। वो औरत हमेशा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, जाओ जाओ। फिर भी वो अपने साथ कोशिश करके उसको नीचे तक ले आता है, और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं तो फायर वाले कहते हैं कि आप जो है रुक जाइए वहीं पर। तो वो औरत कहती है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, यही सेफ प्लेस है। वो आदमी फिर चेक करता है कि हो सकता है बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर वहां से भागता है, और जैसे ही वो 1/2 किलोमीटर पहुंचता है और पीछे से बिल्डिंग पूरी धड़ाम से गिरती है। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि वो आदमी जो चूज किया वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एटीट्यूड है मौत के लिए। और उस औरत ने, खदर तो अल्लाह से है, लेकिन ये कि जो उसका आउटकम रहेगा वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हमारे डिसीजंस रहेंगे। उस मुकाम पर हमारा जाना जो है वो तकदीर का हिस्सा है, लेकिन वो डिसीजन रियल में हमने लिया। तो ये कॉज को आप अपने ऊपर जब लेंगे तो एम्पावर होंगे, कॉज को आप बाहर तलाश करना शुरू करेंगे तो डिसएम्पावर होंगे। लाइक स्मोकिंग, मोटिवेशन है, एबिलिटी है, पर एटीट्यूड को कंटिन्यू कैसे रखना चाहिए। जी, मोटिवेशन है, एबिलिटी है, पर एटीट्यूड को कैसे कंटिन्यू रखना चाहिए। देखिए, अभी जो मैंने 11 पॉइंट्स आपको बताए हैं उसमें से किसी भी चीज को आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपका एटीट्यूड बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें फोकस है। आपके एटीट्यूड को बनाने के लिए आपका फोकस किस पे है। नेगेटिव चीज पर आपका फोकस है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चीज पर आपका फोकस है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ जो है ना, बहुत से आपकी लाइफ में जो एक्शंस हो रहे हैं आपके, वो एक्शन किधर लीड कर रहे हैं उसका आप जायजा लें, उसको एनालाइज करें, तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ आप जा सकते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट से कोई काम शुरू करते पर होते होते इंटरेस्ट चला जाता है। हाउ टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन लाइफ, इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। बेसिकली जो इंटरेस्ट से शुरू करते हैं फिर बाद में कोई चीज आती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इसके लिए जो है इसको एक पैरामोरा टेक्निक कहते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। इस टेक्निक का मतलब यह है कि आप 25 मिनट्स का आप जो है ना टाइमर रखेंगे। कोई भी एक्टिविटी करना है जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, जोश से कर रहे थे आप, नहीं हो रहा था, तो आप क्या करें, उसके एक पार्ट को लें और उसके लिए 25 मिनट का टाइमर रखें, और टाइमर रख करके आप बैठ जाएं, उस काम को कंप्लीट करने तक आप ना छोड़ें। जब तक वो 25 मिनट में वो टाइम कितना काम होता है उतना काम करें, फिर आप उसके बाद दूसरे काम की तरफ जाएं। तो टाइमर जब होगा तो आप फोर्सफुली, फोकसफुली आप उस पर काम कर सकेंगे।
तो इस तरह के टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपका आंसर दिया। कुड यू प्लीज एलाबोरेट ऑन बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी? जी we have got a lot of questions, we will try to answer as डॉक्टर much साहब, as possible. Don't send your एक्सक्यूज question now. जी, मी। आपकी आवाज कट हो रही विशाल साहब। जी, मैं इसका आंसर तो दे देता हूँ। बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, वी हैव टाइम। आपकी आवाज कट हो रही है। जी डॉक्टर, क्लियर। आवाज अब आ रही, जी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, जरा सा भी कट हो रही, फिर भी बोल सकते हैं आप, ओके बोलिए, ओके। मैं सुन लेता हूँ। जी, मैं कह रहा था कि हम दो को और ले सकते हैं, मैं दो जी क्वेश्चन और ले सकें। हेलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे जी, फिर देखते हैं। तो बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि दो क्वेश्चन और लेंगे ठीक है, ठीक है, हम लोग। जी जी जी, दो क्वेश्चन लेके हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। जी ठीक है। कैन यू प्लीज एलाबोरेट ऑन बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी? आपने ये सवाल किया है। बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जैसे कि आप समझिए कि बहुत सी ऐसी सिचुएशन है, बहुत ही अकवर्ड सिचुएशन, लोग बहुत ज्यादा टेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए किसी मीटिंग में कौन आदमी दोनों सिचुएशन को संभाल सकता है? वही जो दोनों की बातों को आसानी से सुन करके कुछ एक्शन ले सकता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो सुनने की पहले सबसे अंदर उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी का ये है कि लिसनिंग पावर उसका स्ट्रांग होगा, तभी वो रिजल्ट आएगा। दूसरा पार्ट ये होगा कि दोनों को एनालाइज करने का उसके पास पावर होना चाहिए। फिर तीसरी चीज ये है कि कॉमन पॉइंट की तरफ आने की उसके पास जज्बा होना चाहिए। ये बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोचेस हैं कि जब तक आपके अंदर लिसनिंग पावर नहीं होगा, जब तक आपके पास थिंकिंग पावर नहीं होगा, जब तक आप चीजों को कॉमन मुकाम पर लेकर करके सॉल्व करने की आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप किसी चीज को रूल नहीं कर सकते। रिजिड होंगे आप, अपनी बात ही सही है इस पर आएंगे, तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, behavioral flexibility in emotions and feelings, behavior flexibility in action। जब होंगे तभी आप रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, don't send your question. Okay, we have got a lot of question, and sir, it is very difficult to study at home. Give us some tips to study and start a new life positively. जरा सा क्वेश्चन तो आपका नहीं समझ सका मैं, कि स्टडी डिफिकल्ट हो रही है, इट इज सम टिप्स टू स्टडी। अच्छा ठीक है, मैं स्टडी के लिए टिप्स बता देता हूँ, एक दो तीन चीजें। सबसे पहले जो है, स्टडी में आप ये देखें कि किस चीज की आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट जिस चीज में भी है उस पर आप पहले पढ़ें, उसके बाद जो जिस पर इंटरेस्ट नहीं है उसको पढ़ना शुरू करें। जैसे आप समझे 15 मिनट आपने स्टडी का पढ़ा जो आपको इंटरेस्ट है, उसके बाद फौरन स्विच करें, तो आपका होगा ये कि आपका एक लर्निंग स्टेट में रहेंगे आप। लर्निंग स्टेट में रहने की वजह से क्या है, आपके पास वो आसानी के साथ चीजें आ जाएंगी और उसको आप कैप्चर करके रिप्लिकेट कर सकते हैं दूसरी चीज के लिए। तो आसपास जो दो दो चीजें जो आप समझे कि आधा घंटा आपने अच्छा जिसको आपको पसंद है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीच में ऐसा पढ़ें जो आपको पसंद नहीं है, फिर उसके बाद जो है अच्छा पढ़े, ताकि आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन से आप चीजों को सीखते हैं। आप चीजों को एसोसिएट करना सीख जाएं, यानी कि हमारा ब्रेन जो वर्क करता है वो एसोसिएशन की बुनियाद पर वर्क करता है। अगर हम किसी चीज को एसोसिएट नहीं कर रहे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो बहुत से सब्जेक्ट ऐसे जो पसंद नहीं आते थे, मेरे को स्टडी नहीं करना बोलता था। मैं क्या किया था उसको, कि जब हम एक घर में एक रूम में सोते थे, तो मेरे भाई वगैरह भी साथ में सोते थे, उनके ऊपर मच्छर बैठते थे हाथों पे, तो हम मच्छर मारते थे। तो मैं रात में जब पढ़ता था, तो वो मच्छर जो हाथ पे अगर 3 मच्छर मार दिया मैंने, उसके साथ एक क्वेश्चन याद कर लिया, तो वो दिमाग में आपका लिंक कर लेगा। जब मैं एग्जामिनेशन में जाके बैठता तो जैसे ही क्वेश्चन आता उसके रिलेटेड, वो 3 मच्छर जो मैंने मारे थे वो याद आ जाते मेरे को। एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन एवरीथिंग कम्स। तो आपका ब्रेन जो है ना, जिस स्टेट में आपने याद किए हैं, उसी स्टेट में अगर आप रिकॉल करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको याद आएगा। तो ये स्टडी टिप में एक और चीज है, यानी कि आपको लर्निंग स्टेट में रहना चाहिए। लर्निंग स्टेट का बहुत आसान तरीका है कि आप अपने दोनों आंखों को जरा ऊपर करें और फिर अपने कॉर्नर्स में देखें, रूम के पूरे कॉर्नर्स में देखें। ये लर्निंग स्टेट बोलते हैं इसको।
इसको अपराइट ट्रांस भी कहते हैं, और ये जो है पुलिस वगैरह इसमें जो है बहुत अच्छा सिखाया जाता है। क्या भी नहीं, आपको आंखों को 40 डिग्री ऊपर देखना है, 45 डिग्री, और अपनी पेरिफेरल विजन को बढ़ाना है और अपने पूरे साइड की चीजों को देखना है। आप इसमें रहेंगे तो दिस इज फोकस स्टेट। आप जब फोकस स्टेट में रहेंगे, जो भी याद करेंगे तो आपको याद हो सकता है। ये 2-3 चीजें मैंने बताई, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवालात किए। मेरी भी ख्वाहिश थी और बहुत से आंसर्स देने की और बहुत सी चीज़ों के। तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे EMU के साथियों के जरिए से भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जी डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। और एक बार मैं फिर से जोन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी कॉल को एक्सेप्ट किया। और यकीनन ये प्रोग्राम और ये सेशन बहुत अच्छा रहा, प्रोडक्टिव रहा। जज़ाकल्लाह खैर। तमाम साथियों से जुड़े, और हमारी ये वीकली लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक भी हम दूसरे टॉपिक पर आएंगे इंशाल्लाह, और तो हमारे साथ जुड़े रहें। और जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नय्याकुम इंशाल्लाह। अस्सलाम तो वालेकुम। तो हम अब यहीं पे अपने इस प्रोग्राम का ऐलान करते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।